नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे बिहार का जो बजट पास हुआ है, इस बजट में क्या कुछ गरीबों और दलितों और शोषितों के लिए है। इस बजट में क्या खास है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बजट से जनता को काफ़ी लाभ होगा, लेकिन हकीकत क्या है। हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। सर, बिहार सरकार जो है पिछले दिनों बजट पास की और सरकार का दावा है कि ये बजट जो है बिहार को एक नई दिशा देगी। इस बजट से आम जन को काफ़ी लाभ मिलेगा, बिहार के विकास को गति मिलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट एक खोखला है, खोखला दावा है सरकार की तरफ से। बजट में बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आपका क्या राय है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बजट तो तैयार हुआ जी, और बजट पेश हुआ, पारित भी हो गया। संविधान कहता है जी, संविधान कहता है कि कमज़ोर वर्ग, खासकर एससी एसटी का जी, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को उन्नयन करना। तो अलग से उसमें कोई व्यवस्था किया गया है क्या? इस बजट में कहीं कोई क्वालिटी का स्कूल खोलने का, विद्यालय खोलने का, हाई स्कूल खोलने का, कोचिंग का, ये व्यवस्था बजट में है क्या? नहीं है। शेड्यूल कास्ट का आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? वो नहीं है। शेड्यूल कास्ट का जो पैसा का दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए कोई उपाय किया गया है क्या? वो नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ले दे के ये है कि ये बजट जो है खासकर कमज़ोर वर्गों के लिए, एससी एसटी ईबीसी के लिए समझिए कि किसी तरह से सही नहीं है, नुकसानदेही मान ले उसको आप कह सकते हैं। इस पैसे का बंदरबांट होना है अमीरों के बीच में। अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है वो घटने के बजाय और बढ़ने वाली है। और इसलिए चूँकि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और अमीरों को और अधिक अमीर बनाने के प्रयास का ही मान ले कि सारा बजट मान ले कि इसमें है। गरीब को और गरीब बनाए रखने और अमीर को और अमीर बनाने का ये मान ले उपाय मान ले कि इस बजट में किया गया है। शेड्यूल ट्राइब ईबीसी के शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसमें कहीं कोई उपाय नहीं किया गया। इसलिए इस बजट को हम पूरी तरह से समझ के रिजेक्ट करते हैं और ये समाज कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप समाज के लिए सारा चीज़ नाम पर करिए और सारा उल्टा पुल्टा करिए। तो इस बजट से एक तरह से खोखला है। ये बजट कमज़ोर वर्गों के हित में नहीं है। ये वर्ग अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाने वाला है, जिसके चलते देश के लिए नुकसानदेह है। सर, जीतन राम मांझी भी सरकार में है। हाँ। यहाँ बिहार में भी है, केंद्र में भी है। हाँ। आप जब बोल रहे हैं दलितों के, शेड्यूल कास्ट के, तो उन्होंने तो इस तरह का कोई बात नहीं बोला सर। आप जो बात बोल रहे हैं कि दलितों के लिए मतलब बजट में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान ये दलितों का प्रतिनिधि है क्या? ये तो मान लें कि उस दल में है, बीजेपी के साथ इसलिए है ताकि इनके परिवार का मान लीजिए क्या स्थान सुरक्षित हो जाए, इनके परिवार के लोग सत्ता में बने रहें और परिवार के लिए सारा चीज़ समझिए कि दलित एजेंडा को, दलित वर्गों का जितना जो अधिकार है उसको एक तरह से उन्होंने गिरवी रख दिया है बीजेपी के हाथों में। तो ये दलित का प्रतिनिधि तो है ही नहीं। ये कहिए कि वोट बेचवा मालिक हो गया। ये दलितों का वोट को बेचने का काम अपने परिवार के हित में ये लोग वो कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो या मालिक जीतन राम मांझी हो। ये वोट बेचवा है। शेड्यूल कास्ट के नाम पर, दलित के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना और उनको लालच देके उस पैसा को बीजेपी के हाथों बेच देना और बीजेपी से अपने परिवार के लिए कुछ पद हासिल कर लेना, यही मालिक इनकी नीति है। इसलिए उन लोग की तो बात ही मत करिए। ये लोग तो पूरी तरह से समाज के लिए कलंक है। ऐसे तो कहा जाता बिहार में बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो दलित लीडर है। हाँ। तो दलित लीडरों का काम है कि दलितों के लिए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बजट में अगर प्रावधान किया जाए, छात्रावास की मुद्दा हो, छात्रवृत्ति के मुद्दा हो या फिर एक अच्छे स्कूल खोलने की बात हो, तो ये लोग क्यों नहीं उठाते, जबकि ये लगातार कह रहे हैं कि हम दलितों के हित में काम करते हैं। बोल रहे हैं ना। हाँ। ये दलितों के हितैषी रहते हाँ। तो एक सेकंड बीजेपी गठबंधन के साथ उन्होंने नहीं रहता।
अच्छा, नहीं रहना था वहाँ। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है दलितों के हित के काम नहीं करती क्या? एकदम विरोध में है। तो फिर बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी है, बीजेपी, दोनों गठबंधन जो है हाँ। शेड्यूल टाइप्स का विरोधी है, नहीं समझे। हाँ। ये मान लीजिए कि दोनों किसी काम का नहीं है, लेकिन अब रह गई बात की क्या किया जाए। हाँ। तो अब सबसे देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि अब अच्छे लोगों को चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा। अब अच्छे लोगों को चुनाव करिए, ऐसा मानने की व्यवस्था अब नहीं रह गया। अब जो है खराब में जो सबसे खराब है उसको रिजेक्ट करिए। आप थोड़ा सा मान ले कि उससे थोड़ा सा अच्छा, उसको आपत्ति करिए। मतलब अच्छा को चुनने का नहीं है, खराब में से ही खराब को चुनना है, कम खराब को चुनना है। ये मान ले कि देश का दुर्भाग्य है और लोग इसी पर मान के चल रहे हैं। तो ये चूँकि देश जो है रसातल की ओर जा रहा है, ये दोनों गठबंधन देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं और चूँकि अपने हित में सारा कुकर्म कर रहे हैं और देश के संसाधन पर एक तरह से हड़प रहे हैं, देश के संसाधन को एक तरह से लूटपाट मचाए हुए हैं दोनों। आप कह रहे हैं सर कि जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस जो पार्टी है, हाँ, दोनों पार्टियां जो है दलितों के हित में काम नहीं कर रही है। हाँ। जबकि दोनों पार्टियां का दावा है, हाँ। पिछले दिनों राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहे थे और कह रहे थे कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को हम अधिकार दिलाने के लिए संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हम संविधान को पूरी तरह से लागू करके दलितों और अल्पसंख्यकों को, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग को हम अधिकार दिला देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ योजना चला रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, और आपका दावा है कि सर दलितों के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो कैसे ये विरोधाभास है सर? ये मत देखिए, ये दोनों का एक ही मंशा है। हाँ। दोनों चाहता है कि दलित वर्ग के लोग जी। हमको वोट देते रहे। हाँ। इनको हम खिलाते पिलाते रहे। अच्छा, खिलाते पिलाते रहे। हाँ। मतलब जो संविधान में जो अधिकार है, जी। जो बराबरी का अधिकार, ये निर्णायक पदों पर इनको नहीं रखें। हाँ। और सरकार चलाने में इनकी हम कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दें, ठीक है। सरकार चलाने में कैसे सरकार चलेगा, निर्णय में इनको हम कहीं नहीं रखें। ये दोनों गठबंधन जो यही चाहता है। अब भी चाहता है कि कुछ इनको देते रहे, भूखे नहीं मरने दें, है कि नहीं, नौकर बन के रहे। जैसे राजतंत्र में क्या होता था, राजा अपना रहता था और प्रजा लोग अपना कमाता था, खाता था। कहीं किसी को दिक्कत हुआ तो उसको थोड़ा बहुत दे दिया, है कि नहीं, लेकिन राजा वही रहेगा। लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र व्यवस्था किया, बोला कि नहीं, सभी वर्ग के लोग शासन प्रशासन में राजा की तरह रहेंगे। वो नौकर की तरह नहीं रहेंगे, वे प्रजा की तरह नहीं रहेंगे, राजा की तरह सभी वर्ग मिलकर देश को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। लेकिन ये लोग चाहता है कि सिर्फ हम ही चलाएं, दूसरा सिर्फ हमको समर्थन करे, दूसरा को हम सहयोग लें, लेकिन उनको भागीदार नहीं बनाए। यही अंतर है। तो ये अंतर है, ये लड़ाई चूँकि हम लोग लड़ रहे हैं, BSP मान के लड़ रही है। और जो पार्टियाँ जो हैं पहले कहा चाहती है कि जो दलितों को असल में संविधान को लागू कराने वाली पार्टियाँ हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। पहले RPI को ख़त्म किया, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो RPI बनाया गया था उसको ख़त्म किया। अब मान लें कि BSP को मान लें, समझिए कि हम पार्टी आई सब तो ख़त्म है ही है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो मान लीजिए कि चिराग का ना भैया, मोदी बोला कि चिराग उठ जा तो चिराग उठ गया, है ना। माझी डूब जाएगा, चिराग जल जाओ, जल गया। पशुपति पालस डूब जाओ तो डूब गया। अच्छा। मतलब ये लोग अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे के, समझिए कि स्विच दाबा जल गया, स्विच बुताया तो बुझ गया। तो ये लोग इलेक्ट्रिक लीडर होता है ना, ये मैग्नेटिक लीडर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लीडर है कि इनका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। जब दाबेगा तो जलेगा, जब मान लो कि ऑफ कर देगा तो बंद हो जाएगा। तो यही मान लें कि इन लोग की दशा है। शेड्यूल कास्ट के लिए ये लोग हितकर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, चाहे किसी भी गठबंधन में। सर आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि दलितों के लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो। बिहार या पूरे देश के बजट में ऐसा क्या किया जाए आम जनता को या लीडर को या जो यहाँ के हमारे दलित शुभचिंतक जिनको आप मानते हैं, क्या कुछ किया जाए जो कि दलितों के लिए अलग से बजट हो, छात्रवृत्ति के लिए हो, चाहे उनको नौकरी में आरक्षण की बात हो, चाहे वो तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो, वो बजट में आए और बजट में लगे कि नहीं ये आम जनों का बजट है और इसमें आम जनों संविधान देखिए, संविधान में ही व्यवस्था है, संविधान में ही व्यवस्था है कि जब भी बजट बनेगा
जी। तो एससी एसटी के पॉपुलेशन के हिसाब से उनका हिस्सा राशि निकल जाएगा। हाँ। और उस राशि से उनको मान लीजिए कि आगे बढ़ाने का काम, ठीक है। लेकिन हमेशा उसका दुरुपयोग हुआ। राशि निकलता भी है कहने के लिए, राशि निकलता भी है, लेकिन उस राशि को शेड्यूल कास्ट के हित में खर्च नहीं किया जाता है। उस राशि को जैसे स्कॉलरशिप में मान लीजिए बढ़ाना था, फ्री एजुकेशन मान लीजिए करना था, विदेश मान लीजिए हायर एजुकेशन भेजना था, क्वालिटी का एजुकेशन देना चाहिए था, ब्लॉक स्तर पर बढ़िया स्कूल खोलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसों का दुरुपयोग हुआ शेड्यूल कास्ट के बिहार में ही आप देखे होंगे कि इस पैसा का मान लीजिए रोड बनाने में खर्च कर दिया गया, ये ऊर्जा विभाग को बिजली बनाने के लिए दे दिया गया, सिंचाई विभाग को बांध बनाने के लिए दे दिया गया, और शेड्यूल कास्ट का पैसा और उस पर खर्च नहीं होकर अन्य विभागों को देकर बंदरबांट कर दिया गया, उसको दुरुपयोग किया गया। तो हमारी अपेक्षा थी इस बार कि ये लोग उस पर एक कानून बनाएंगे कि उसका जो दुरुपयोग करेगा वो दंडित होगा, लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। उसको रोकने का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया, और 100% शेड्यूल कास्ट की राशि का सदुपयोग करेंगे इसका भी मान लें उन्होंने व्यवस्था नहीं किया। दूसरे में कोई मान लीजिए केस तेस होता है तो सारा खर्च मान लीजिए गवर्नमेंट से मान लीजिए लड़ना, पढ़ाई से लेके शिक्षा से लेके सारा चीज़, और उसको आर्थिक उन्नयन के लिए रोजगार वगैरह की व्यवस्था करना, उसको मान लीजिए देना, तो ये सब सारा काम है उसी पैसा से होना था। लेकिन उस पैसा का लोग दुरुपयोग करता है, और शेड्यूल कास्ट में संविधान में प्रावधान रहते हुए भी शेड्यूल कास्ट का हिस्सा का राशि को ये लोग बना जाता है, अलग फंड में खर्च कर दिया जाता है। उसको हाँ, अब उसके कानून बनाना था। जी। कानून का डिमांड हो रहा है कि आप कानून बनाइए कि उसका जो दुरुपयोग करेगा दंड का भागी होगा। जी। तो ये लोग कानून भी अभी नहीं बनाया। जी। तमिलनाडु में तमिलनाडु में कह रहे हैं, आपका तेलंगाना में कानून बना हुआ जी। है, तो उस पैसा का सही से उपयोग हो रहा है, बढ़िया मान लें कि स्कूल खुल रहा है, कहीं हो रहा है। दूसरे में आपने वो कांग्रेस को भी कहा कि राहुल गांधी आए थे, जी। कहा कि हम संविधान में ये करेंगे संविधान। अब बताइए कि जो वर्गीकरण हुआ, जी। वर्गीकरण में बीजेपी और कांग्रेस में अलग अलग कोई विचारधारा है? नहीं। दोनों एक है। जी। कांग्रेस ने तेलंगाना में कहा कि हम वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो कर्नाटक में लागू कर दिया, वहाँ लागू कर दिया, अब बीजेपी हरियाणा में लागू कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? शेड्यूल कास्ट को बांटने वाला, शेड्यूल कास्ट को कमज़ोर करने वाला, संविधान के विरुद्ध काम करने वाला, ये मान लें कि दोनों लोग ये तो संविधान का कॉपी लेके इसलिए घूम रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सके। क्योंकि अभी की स्थिति में क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतना ना ज़्यादा वाले उनको मानते हैं अपने अंदर से कि जो अंबेडकर का नाम लेता है, जो संविधान का नाम लेता है, तो उस पर विश्वास लोग कर लेते हैं। और उसी विश्वासघात करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए ये लोग संविधान में बाबा साहब का नाम लेते हैं। असल में इनकी मंशा जो है संविधान के विरुद्ध काम करना ही है। जी। यही माने की बात है। जी। आप लोग लगातार आरोप एक खास वर्ग को लगाते हैं कि वो दलितों के हक और अधिकार को हमेशा खा रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा है सर, क्योंकि अति पिछड़ा समाज और दलित वर्ग के ही कई लोग हैं जो कि बिहार में खासकर मैं आपके बता दूं, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के बारे में कहा जाता है कि वो पिछड़ों के जो बात है उनमें वो है, लेकिन पिछड़ों की सरकार में ही पिछड़ों का हक खाया जाता है, दलितों का हक खाया जाता है। अब आरोप आप किन पर लगाइएगा सर? सुनिए ना, लालू नीतीश दोनों पर लगाएंगे, दोनों फिर उपरोधा कहे जाते हैं ना जी। तो ये उल्टा दिशा में गंगा बहार है। अच्छा। जैसे कोई प्रोग्रेस करता है तो नीचे से ऊपर जाता है, जी जी। ये लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं लोग। अच्छा। फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना दे रहे हैं, जी। बैकवर्ड को ईबीसी बना दे रहे हैं, और ईबीसी को शेड्यूल कास्ट बना के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी। ये उल्टी गंगा बहाने का काम ये दोनों भाई ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा। अच्छा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का छीनने वाला यही दोनों भाई। रिजर्वेशन प्रमोशन कोर्ट के आदेश से छीना, लेकिन वरीयता का छीन लिया। जो ऑलरेडी प्रोन्नति पाकर वरीयता प्राप्त कर चुके थे उनको वरीयता भी छीन लिया दोनों भाई मिलकर। तो इसलिए दोनों भाई तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा दुश्मन लोग। ये लोग का एक तो थ्योरी है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। नहीं, साथ लेने का मतलब क्या हुआ? सुनिए सर, हाँ, सबको साथ लेके चलेंगे। हाँ, हाँ। ये थ्योरी कहाँ तक सही है? एक लोग दबे कुचले लोग हैं, हाँ। किसी तरह से उपेक्षित हैं, एकदम नीचे तबके के लोग हैं, अंतिम पैदान पे हैं। एक लोग काफी आप 300 साल से आगे बढ़े हुए हैं, उनको भी साथ लेके चलना, इनको भी साथ लेना। जब भी ये लोग योजना बनाते हैं, बजट हो या कोई भी चीज है, तो वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सबको साथ लेने का नहीं, देखिए, सबको साथ लेने का मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का हिस्सा दूसरे को नहीं हड़पने देंगे। इसका मतलब ये होता है जी, मतलब ये होता है। हाँ। तो जैसे मान लें कि अभी तक जो सवर्ण क्लास आगे है, जी, क्यों आगे है?
हाँ। इसलिए कि सवर्ण क्लास मिलके SC ST EBC के हिस्सा को हड़पने का काम किया, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम यही है कि उनको अब हड़पने नहीं दिया जाएगा। उनका जितना हिस्सा वाजिब हक, उनका वाजिब हक मिलेगा, लेकिन अब उनको जो छूट जो पहले था कि SC ST EBC के हिस्सा को हड़प लेंगे, वो हिस्सा को उनको हड़पने नहीं दिया जाएगा, वो हिस्सा SC ST EBC को मिल जाएगा। इसके बावजूद भी कहने के लिए लोग कहता है, लेकिन आज भी SC ST EBC का हिस्सा लोग आप हड़प रहे हैं। अब इसे मंत्रिमंडल में देखिए ना, मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा यहाँ कौन है? सवर्ण क्लास है। और सबसे कम संख्या किसका है? उसी का है जी। सवर्ण क्लास का, हिंदू सवर्णों का 10% आबादी है, उसका को मंत्री है? ज़्यादा है, 12 को मंत्री है उसका, जी। ठीक है। हाँ। OBC मान ले उसका है, OBC का को है 10 को है, EBC का को सबसे ज़्यादा EBC है 36%, उसका को मंत्री है? 7 को मंत्री है। और 10% जिसका पॉपुलेशन है उसको 11 को 12 को है। तो शेड्यूल कास्ट का मान ले 19% 20% पॉपुलेशन से मिला के है, उसको मान ले कि अभी 7 सीट मान ले हुआ है। कहने का मतलब है राजपूत का पॉपुलेशन कितना है? 3.45। अब को मंत्री है? 6 को मंत्री है। अब बताइए, तो वह अभी भी हिस्सा हड़प रहा है ना भाई। जी बिल्कुल हड़प तो रहा है। कहने के लिए अभी है कि दूसरे के साथ हमको अन्याय नहीं करना है, उसका जितना वाजिब हक है उसका वाजिब हक सुरक्षित रखते हुए, और मान लें कि जिनका उनका हिस्सा मिल जाए, इसकी व्यवस्था मान लें कि संविधान में किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऐसा नहीं करता। नीतीश कुमार जी को क्या दिक्कत है जो बजट में है दलितों के लिए, SC ST लोगों के लिए क्यों नहीं प्रावधान कर रहे? उनको क्या दिक्कत है? किस तरह के वो परेशानी में है? क्या उनका ऊपर से दबाव रहता है? नहीं, उनको ये लगता है कि अगर हम SC ST EBC को करेंगे जी, तो हमको सवर्ण क्लास के लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, और सवर्ण क्लास के वोट पर ही हम मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो सवर्ण क्लास चूँकि लालू जी को हराने के लिए इनको वोट करता है, BJP के साथ इनको हराने के लिए वोट करता है, इसीलिए उस वोट के लालच में ये मालिक करते हैं। तो बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट अगर लागू कर दिया जाए, बंदोपाध्याय कमेटी कह रहा है कि भाई किसी से ज़मीन लेने की जरूरत भी नहीं है। सरकार के पास सरप्लस इतना ज़्यादा ज़मीन है कि प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ ज़मीन जो है भूमि, कृषि योग्य भूमि वो दे सकती है, और आवासहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन दे सकती है, किसी से बिना छीने हुए। सरकार के पास है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको लागू नहीं किया, इसलिए कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर सवर्णों का कब्जा है। जैसे ही कब्जा उनसे हटेगा, सरकार के नाम पर है, लेकिन कब्जा किसका है? सवर्णों का है। तो इसीलिए वो नाखुश नहीं हो, इसीलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो SC ST का मान लें कि जो EBC का जो लाभ होता उसको मान लें कि अपना हिस्सा मिल जाता, तो उसको नीतीश कुमार ने नहीं दिया। यही बात है सर। 85% जो वोट है, हाँ, वो एक तरह से OBC, दलित, ST ST सब लोगों का है, हाँ। और 15% में लोग सारे लोग हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी 15% लोगों को खुश करने के लिए 85% लोगों का हकमारी कर रहे हैं सर? कितना वोट पड़ता है? नहीं, वोट पड़ता है 50% के आसपास। 50 वोट पड़ता है। वोट को प्रभावित सबसे अधिक कौन करता है? अपर कास्ट। इसलिए कि उसका क्षमता है, उसी के अंडर में बहुत लोग खत में मजदूरी करता है, उसका फैक्ट्री है, उसका मालिक खेत है, उसके यहाँ लोग काम करते, उससे प्रभावित लोग हैं। दूसरे में मीडिया है, उन्हीं का है। अच्छा, ठीक है, तो आपका वोट है, लेकिन आपको अपने वोट कहाँ करना नहीं करना आपको ज्ञान नहीं है, और आप उसी के चंगुल में फंस के आप रहते हैं, जैसा वो कहा था वैसे करते हैं। इसीलिए, लेकिन हालांकि बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है, आगे और परिवर्तन होगा, लेकिन मान लें कि समय लगेगा। आपको देखिए अब कितना समय लगता है, लेकिन ये लोग जो है सवर्णों के डर से ये मान लें कि सही ढंग से ये लोग लालू नीतीश काम नहीं करते। सर संक्षेप में लास्ट जो बात है, इस बजट पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, इस बजट से क्या बिहार को नुकसान या फिर आम जनों और दलितों को नुकसान? नहीं, जैसे जो चल रहा चलते रहेगा, मतलब उससे परिवर्तन नहीं होगा। यथास्थितिवादी लोग जो है ना, ये मान ले कि है जो आगे बढ़ चुका है वो आगे बढ़ते रहेगा, जो पीछे छूट चुका पीछे छूटते रहेगा, और अमीरी गरीबी के बीच खाई जो है और चौड़ा होते जाएगा, ताकि जो जितना चौड़ा होते जाएगा ना, उतना गरीब लोग जो है ना ये संविधान के विरुद्ध ही होते चले जाएंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करे, कहेगा साल इसी संविधान के चलते हमको नहीं मिल रहा, संविधान रहे चाहे मत रहे, बेकार है। तो चूंकि जो संविधान जिसके लिए रक्षा के लिए बनाया गया है, वो वही आदमी उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और उसी उद्देश्य से ये लोग जानबूझ के बढ़ा रहा है।
जी। ताकि वही वर्ग अपने आप को खत्म कर दे, हमको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़े। जी, जी। यही मान लेके स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। ये पूरा जो था वो बजट पे था, और बजट पे आपको क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत जय बहुत भीम, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।